Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement first and second are correct and statement second is correct explanation of statement first. Option B, both statement first and second are correct and statement second is not correct explanation of statement first. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And option D is statement second is correct and statement first is incorrect. Statement first is both HCP and CCP are equally efficient and statement second is packing efficiency of HCP is 74%. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, क्या फर्स्ट सही होगी या फिर सेकंड सही होगी, और अगर दोनों सही होंगी तो हमें ये चेक करना है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है हमारे किसी यूनिट सेल की, कि उसके अंदर हमारे यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, वो उसकी कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वही उसकी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना होता है तो हम इसको यहाँ 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, जहां हमारे पास n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन एटम तो होगी वन एटम। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीपी, इसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ये हमारे पास एक सीसीपी अरेंजमेंट है। एक्चुअल में अभी हमने 3 स्पेयर्स को कंसिडर करा है, लेकिन सीसीपी के अंदर क्या होता है? सभी कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। ये जितने भी कॉर्नर्स है हमारे पास इस क्यूब के, सभी कॉर्नर्स पे क्या होंगे बच्चों? एटम्स होंगे। और सभी फेसेस पर भी बच्चों क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। इस वाले फेस पर भी होगा, एक पीछे होगा और एक आगे होगा, एक यहाँ नीचे वाले फेस पर भी होगा और एक टॉप फेस पर भी होगा। हर फेस पर एटम्स होते हैं। हमने कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास इस क्यूब की एज लेंथ क्या है बच्चों? स्मॉल ए है, और ये जो फेस डायगोनल है ये कितनी है बच्चों? स्मॉल बी है। बात करते हैं हमारे एक पर्टिकुलर फेस की ए बी सी डी की। अगर इस फेस के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ए डी एंड सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एडीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी एंड सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस थ्योरम। और एज लेंथ कितनी है हमारे पास? ए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2a। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप बी को ध्यान से देखोगे, इसके अंदर टोटल यहाँ 3 स्फेयर्स आ रहे हैं और हर स्फेयर की एक पर्टिकुलर रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस यहाँ आर आ गई। यहाँ हमारे पास ये सेंटर है ये वाला स्फेयर, तो इसमें यहाँ 2 रेडियस आ रही हैं, एक आर और एक आर, और यहाँ लास्ट में एक और रेडियस आ रही है। तो टोटल बी के अंदर कितनी रेडियस आ रही है? 4r। तो हम बी को लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू 4r इज इक्वल्स टू √2a। और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √2। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2√2a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और निकाल लेते हैं यहाँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास n। इसको निकालते कैसे हैं? यहाँ पे हमारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। एक टोटल 8 होते हैं कॉर्नर्स पे जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, प्लस 6 होते हैं हमारे पास फेस सेंटर्स पे, और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो टोटल हमारे पास 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाते हैं। अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का अभी हमने फॉर्मूला देखा था। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन हमारे पास क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे लिखते हैं हम। यस। अब इसको देख लेते हैं कैसे निकलेगा ये बच्चों। n कितना है यहाँ पे? 4। वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा बच्चों? क्योंकि हम एटम को स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अभी हमने ए की वैल्यू निकाली थी आर के टर्म्स में, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2। यही वैल्यू आई थी हमारी आर, और इसका क्यूब। इसको चेक कर लेते हैं। हमारी ए की वैल्यू 2√2a आई। हमारी ए की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 2√2r आई थी। हमने इसको डिवाइड करा था यहाँ पे, तो हमारी 2√2r आई थी। इसको यहाँ कर लेते हैं। अब इसका क्यूब करते हैं बच्चों, इंटू 100 भी करना है क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100। इसको देखते हैं, 4
इंटू 4/3, 3 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ हमारा पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या बन जाएगा, 2√2 का क्यूब करेंगे, 2 2 4, 2 8, और इंटू 2√2, और यहाँ हमारे पास आर क्यूब, और ये इंटू 100%। यही हमारे पास फॉर्मूला है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू डालते हैं, यहाँ आर क्यूब से आर क्यूब कट जाता है बच्चों, और हमारे पास 4 1 जा 4 2 जा, इसी तरह 2 1 जा, और यहाँ 2 2 जा, और ये 2 भी कट जाते हैं। ये हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू 3.14 डालने के बाद कितना आ जाता है आंसर, 74%। ये हमारे पास सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एचसीबी की भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बच्चों एचसीबी का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि यहाँ ऊपर एक हेक्सागोनल फेस होता है, और यहाँ हमारे पास एक सेंटर में, और जितने भी ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पर सारे एटम्स लगे होते हैं। इसी तरह नीचे वाले फेस में भी सेंटर में लगे होते हैं और कॉर्नर्स पे लगे होते हैं। और हमारे पास जो ये वर्टिकल फेसेस हैं, इनके ऑल्टरनेट फेसेस पर हमारे एटम्स होते हैं। अगर इसके अंदर बात करी जाए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, दैट इज एन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं बच्चों, 6 एटम्स होते हैं इसके अंदर पर यूनिट सेल। और इसके अंदर भी हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो हेक्सागोनल फेस है उसकी एज हम कंसिडर करते हैं ए, और जो हमारे पास सी होती है वो होती है हमारे पास हाइट। हाइट अगर आप ए को ध्यान से देखोगे तो ए हमारे दो एटम्स को कंबाइन कर रहा है, मतलब ये ऐसे होंगे दो एटम्स एक्चुअल में, एक एटम ये रहा होगा और एक एटम ये रहा होगा। इस एटम की रेडियस आर, इस एटम की रेडियस आर, तो एक्चुअल में ए क्या रहा होगा, ए की वैल्यू रही होगी 2r। और जब इसके अंदर सी की वैल्यू आती है, सी की वैल्यू क्या आ जाती है, सी इज इक्वल्स टू √2/3 इंटू 4r आती है इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की या पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम या वन एटम की, एक एटम की वॉल्यूम कितनी है बच्चों, अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल क्यूब, जो है ये हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इंटू 100। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों। एन कितना है हमारे पास, 6। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 3√3/2 ए स्क्वायर सी। इसकी वैल्यू डाल देते हैं ए और सी की। हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए की जगह हम क्या लिख सकते, 3√3/2, और ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर करना है तो हम 2r का स्क्वायर कर देंगे। और सी की जगह वैल्यू क्या डाल सकते हैं, सी की जगह वैल्यू डाल सकते हैं √2/3 इंटू 4r और इंटू 100। बच्चों यहाँ r 2r स्क्वायर यहाँ हमारा ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 4r स्क्वायर बन जाएगा। इसको दोबारा से देखते हैं, 6 की जगह 6 और 4 की जगह 4 लिख रहा हूँ मैं, पाई आर क्यूब, और 3 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और नीचे कौन था बच्चों, 3√3, और ये जो डिनोमिनेटर का 2 था ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4r का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो 2r का होल स्क्वायर था ये 4r स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है बच्चों, √2/3 और 4 इंटू आर इंटू 100। यहाँ बच्चों हमारा आर है और आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब बन जाएगा, ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। और अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, ये 3 1 जा और ये 3 2 जा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और हमारे पास बाकी वैल्यूज भी इस तरह कट जाएंगी। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये भी कितना आ जाता है हमारे पास, सॉल्व 74% ऑन सॉल्विंग। तो हमारे पास दोनों ही एचसीपी और सीसीपी के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कैसा आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74% आ रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि एचसीबी की एफिशिएंसी 74% है, तो ये बात भी सही है। लेकिन एचसीबी की एफिशिएंसी 74% है, इससे सीसीपी की एफिशिएंसी का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एचसीबी का अपना एक यूनिट सेल अलग होता है, उसका एक स्ट्रक्चर अलग होता है, और सीसीपी का अलग होता है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज both statement first and second are correct, and statement second is not correct explanation of statement first, that is option B. I hope you understood it well, and best of luck.